गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। भी डेवलपमेंट में आगे क्या हुआ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके हो गए थे, कुछ रह गए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर भी पिछले लेक्चर वाला देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, जैसा आप देख भी रहे हैं। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास करना। विकास करना क्या है? विकास करना क्या है? मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। हमने पढ़ा था विकास के लक्ष्य है मानव विकास। मानव विकास क्या है? मनुष्य डेवलपमेंट कैसे करता है? मानव विकास समाज का एक मूल तत्व है। यह लोगों पर केंद्रित है। इसका संबंध उनकी भलाई करना, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं से होता है। इसका उद्देश्य है जीवन की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। देखो, ये हमने कल पढ़ा था सारा ही। उसके बाद आया था मानव विकास के तत्व के बाद आर्थिक विकास था। आर्थिक विकास में अब जीएनपी पढ़ोगे आप, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद पढ़ा था हमने मानव विकास सूचांक। मानव विकास सूचांक को एक बार फिर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, विद्यार्थी ध्यान भी दे, जो मानव विकास सूचकांक है, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को गाइड में भी। उसमें देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपनी प्रथम मानस रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2006 में मानव विकास के सूचांक HDI का प्रयोग किया गया। जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें किसका यूज किया गया? मानव विकास सूचकांक का, HDI। HDI क्या है? हम नीचे फुल फॉर्म भी आप देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग किया गया। यद्यपि मानव विकास का पूर्ण मूल्यांकन करना असंभव है क्योंकि इसके 4 संयुक्त मापदंड है: दीर्घायु, ज्ञान, व्यक्तिगत आय, स्कूलों में बच्चों का नामांकन। इसके बाद हमने कुछ फुल फॉर्म लिखी से विद्यार्थी इसको नोट भी कर लें अच्छे से। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, PCI पर कैपिटा इनकम। आज हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इसके लेक्चर 2 में आगे क्या होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में एक राष्ट्र की, क्या बोला? एक वर्ष में एक राष्ट्र की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? भी एक वर्ष में पूरे में जो एक राष्ट्र है उसकी जो पूरी की पूरी जन आय है, एक राष्ट्र की कुल आय, पूरी कुल आय किसको? कुल जनसंख्या से क्या करना है? भाग करना है, डिवाइड करना है, विभाजित करना है। जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगी? प्रति व्यक्ति उदाय। उदाहरण ले ले, अभी एक राष्ट्र की कुल आय 500 रुपये है या 2 लाख रुपए, जैसे भी। और देश की कुल जनसंख्या क्या है? राय कितनी है? आय कितनी है? 2 लाख। और जनसंख्या कितनी है? 5000। तो उसको से जो डिवाइड 5000 से 2 लाख को डिवाइड करके आएगा वही उसकी प्रति व्यक्ति आएगी। क्या जैसे इसका फार्मूला भी दिखाया गया है। उसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? किसी भी वर्ष में, जैसे कि 1000 बच्चे जीवित बच्चों में से और एक वर्ष से पहले ही वो बच्चे मर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। समझ आ गई होगी बेटा सभी को भी। एक वर्ष में पैदा है, उदाहरण के लिए 1000 बच्चे जीवित जन्म लिया और वो एक वर्ष भी पूरा नहीं कर पाए और उनमें से कुछ बच्चे
मर गए हैं, तो वो क्या होते हैं, शिशु मृत्यु दर अनुपात कहलाती है, वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। अब आता है निवल उपस्थिति। जो निवल उपस्थिति अनुपात है यह बेटा 6 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके अनुपात को कहा गया है निविल उपस्थिति अनुपात। ये किस एज में होता है, 6 से 10। आप देख भी रहे 6 to 10 6 to 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत, क्या लिखा है, 6 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। जो ये पॉइंट लिखे हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन के, बिल्कुल ब्रीफ में लिखे हैं, एक अच्छे से एक सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल विद्यार्थी को सभी समझ आ जाने चाहिए। अब आता है ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय संसाधनों का संकट। विश्व में अब से 50 वर्षों के बाद, विश्व में अब से 50 वर्षों के बाद ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय संसाधनों के लुप्त हो जाने के कारण एक महान संकट खड़ा हो जाएगा। अब ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय संसाधनों का संकट क्या कहते हैं, जब 50 वर्षों के बाद ऊर्जा के जो नवीनकरणीय है, गैर नवीनकरणीय संसाधन होंगे तो उसके लुप्त हो जाने का एक महान संकट खड़ा हो जाएगा। ये आया धारणीयता, देखो इस पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है धारणीयता। धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही, भी कहते हैं उसकी जो वृद्धि होती है उसको बिना हानि पहुंचाए ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, उसे ही धारणीयता का नाम दिया गया है। जैसे आप देखें धारणीयता क्या है, भी एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया चल रही है भविष्य में, भविष्य की जो नस्ल है उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और वो वृद्धि होने के साथ बिना हानि पहुंचाए वर्तमान की जो नस्ल है वो अवस्था की संतुष्टि करती है, उसे ही धारणीयता का नाम दिया गया है। भूमिगत जल, भूमि के नीचे, भूमि के अंदर धरातल पर बहने वाले जल का, जो धरातल पर बहने वाले जल का एक अंश रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है, उसे भूमिगत जल कहते हैं। क्या है बेटा, धरातल पर बहने वाला जल का एक अंश रिस कर कहां, भूमि के अंदर चला जाता है, इस जल को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। अब आते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। विकास के लिए विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आय या प्रति व्यक्ति आय, क्या है कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होगी, आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी एक अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पंजाब में औसत व्यक्ति की आय, पंजाब में उदाहरण लिखा है, उदाहरण के लिए जैसे पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, परंतु लेकिन जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं में केरल से पीछे है। आप सभी समझ गए होंगे। देखो सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं, सुविधाएं आय या व्यय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय से बहुत अधिक है, परंतु सार्वजनिक सुविधाओं में वो केरल से पीछे है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आ गया होगा और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जितने भी ये पॉइंट्स हैं पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बेटा, ये सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके डेवलपमेंट के लेसन को कवर करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं 2-4 इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में भी आपने कैसे लिखना और कैसे याद करना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और सभी विद्यार्थी अपनी बुक्स का भी सहारा लें, बुक्स में पाओगे तो बुक्स में भी यही बातें मिलेंगी आपको,
उससे क्या होगा, आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी बेटा। थैंक यू।